नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डेमो क्लास। आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाए और उनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। कई सारे ऐसे कॉन्सेप्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो हम सही तरीके से उनको समझ नहीं पाते और वो पेपर टू पेपर रिपीट होते हैं, फिर भी हम उनको नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जो है आपके लिए डेमो क्लास लेकर आए हैं। अगर आपको ये क्लास इफेक्टिव लगे तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप इन चीज़ों को और ज़्यादा आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो हम आपके लिए डब्ल्यू की तैयारी के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अब आप जो है एओ एग्जाम से कई सारे हैं जो मास्टर डिग्री जिन्होंने पीजी की हुई है डिफरेंट डिसिप्लिन में, उनका एओ का एग्जाम जो है वो कल खत्म हो गया है। अब आज से आप जो है आपकी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए लग जाएं। अभी से रोज के अगर हम दो दो तीन तीन अगर कॉन्सेप्ट प्राप्त करते हैं तो हमारा डेफिनेटली, मैं आपको बता देता हूं, सिलेक्शन पक्का होगा। और उपज के साथ जुड़ने के बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो है तैयारी है उसको जरूर से जरूर नाइट्रो सिलेंडर लगेंगे। ये मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूं। आज हम क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे उससे आपको लगेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको लगे कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, आरपीएससी जो है वो किस लेवल से क्वेश्चंस देती है और कहां कहां से क्वेश्चंस को उठाती है, इनका कैसे सॉल्यूशन देखा जाए। तो आज देखेंगे हम आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप जो है चैनल को लाइक करें। अच्छा, अगर मान लो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, ये क्वेश्चंस आप इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको अगर बेहतर लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्लासमेट दोस्त हैं उनको शेयर करें, और शेयर करके उनको भी जो है ये कॉन्सेप्ट का मजा लेने दें। नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, चलो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इनको आप एवो के परिदृश्य में भी देख सकते थे, पर एवो के टाइम पे अपन ने ये लेके नहीं आए। बाकी यही सेम जो है वो सुपरवाइजर लेवल के भी इसमें कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और एवो लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और कई सारे डब्ल्यू लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी एग्रीकल्चर का जो डिफरेंट लेवल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में अंतः प्रजनन ह्रास अधिकतम होता है? अंतः प्रजनन ह्रास अधिकतम होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शो अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग? डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग को कहते हैं डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डेप्रेशन। किस में जो है अंतः प्रजनन ह्रास सबसे ज्यादा दिखाई देता है? यहाँ पर ऑप्शन है ज्वार, अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा को मैं बता देता हूं आपको कि इसको जो है वो रिजका भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिजका भी कहा जाता है, मतलब मेडिकागो सेटाइवा, बाजरा है और सूरजमुखी है। तो सबसे ज्यादा अंतः प्रजनन ह्रास किसमें होता है? तो अंतः प्रजनन ह्रास क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जो क्लोज रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव में मेटिंग जो करवाई जाती है, मेटिंग करवाई जाएगी, तो मेटिंग करवाने से जो हमारे पास प्रोजेनी आती है, प्रोजेनी मतलब संतति जो आएगी, संतति में हमें कई सारे गुणों में कमी दिखाई देने लगी। तो उसके जेनेटिक जो फीचर है, जेनेटिक फीचर, उनमें कमी आ जाती है, जेनेटिक फीचर में, जेनेटिक गुणों में कमी आ जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन ह्रास कहते हैं। अंतः प्रजनन ह्रास जो होता है, अंतः प्रजनन ह्रास ज्यादातर देखने को किस में मिलता है? पर परागित फसलों में देखने को मिलता है। पर परागित फसलों में
अंतः प्रजनन ह्रास देखने को मिलता है। तो इसमें ये ऐसे पूछा है कि कौन सी फसल में जो है, जैसे F1, F2, F3, F3 तक जाते जाते जो है वो बिल्कुल ही जो है वो उसमें विगर नहीं रहा। उसमें विगर का मतलब होता है ओज, मतलब पावर ऑफ जर्मिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, तो वो उसमें विगर नहीं रहता। और विगर के अलावा भी कई सारे, जैसे यील्ड देने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो कई सारे गुण जो है वो खत्म होने लग जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, अंतः प्रजनन ह्रास उसे कहा जाता है। तो कौन सी फसल में अंतः प्रजनन ह्रास सबसे ज्यादा होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे ज्यादा जो अंतः प्रजनन ह्रास होगा वो अल्फाफा में होगा, अल्फा अल्फा जिसको रिजका हम कहते हैं। दूसरा गाजर में, तो हाईएस्ट जो देखने को मिलता है अंतः प्रजनन ह्रास वो गाजर में और रिजका में देखने को मिलता है। और अगर मान लो वो बात करें कि सबसे कम अंतः प्रजनन ह्रास जो देखने को मिलेगा वो मिलता है आपको मक्का और सूरजमुखी में देखने को मिलता है। सूरजमुखी ये क्या है, सूरजमुखी और मक्का जो है वो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। तो इनमें जो है सबसे कम अंतः प्रजनन ह्रास देखने को मिलता है। आगे बात समझ में। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शो अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा अल्फा, जिसमें हाईएस्ट होती है। उसके बाद में आता है कैरेट, मतलब गाजर आती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कई सारी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में देखने को मिलता है, पर सबसे कम की बात करें तो वो आ जाता है आपका सनफ्लावर। तो इसमें सबसे ज्यादा वाला भी दिया हुआ है और सबसे कम वाला भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बीज जीवितता परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं। सीड वायबिलिटी, बीज जीवितता परीक्षण के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीज जीवितता क्या होती है। बीज जीवितता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बीज जीवितता और बीज ओज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्या होती है बीज जीवितता? बीज जीवितता होती है, अब बीज जीवितता और बीज ओज में बिल्कुल अंतर समझ लो और इसके बाद में इसको भूलना भी नहीं है। बीज जीवितता क्या होती है, यहां मैंने लिख दिया अनुकूल, क्या लिख दिया, अनुकूल मतलब फेवरेबल, और बीज ओज में हमने लिख दिया प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल। तो फेवरेबल कंडीशन में अगर मान लो, अनुकूल परिस्थितियों में अगर मान लो अंकुरण हो जाता है तो वो जो क्षमता कहलाती है वो कहलाती है बीज जीवितता, सीड वायबिलिटी, मतलब सीड जो है वो वायबल है, वो उग सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में बीज का अंकुरण जो कहलाता है वो बीज जीवितता कहलाती है। और अगर मान लो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और अंकुरण हो जाता है, अंकुरण हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीड विगर। तो सीड विगर जो है वो क्या डिसाइड करता है, सीड विगर जो है उसकी बीज की जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको शो करता है। मतलब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में भी अगर बीज उग जाता है तो मतलब उस बीज का ओज जो है वो अधिक होता है। ये दोनों चीजों की बात कर ली मैंने। तो फेवरेबल अनफेवरेबल से आपको दोनों परिभाषाएं ध्यान रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा रसायन काम में लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है टेट्राजोलियम क्लोराइड, ईथर दिया हुआ है, थायोयूरिया दिया हुआ है और बेंजीन दिया हुआ है। अब यहां पर जो राइट आंसर आपका है वो क्या है, टेट्राजोलियम क्लोराइड। टेट्राजोलियम क्लोराइड की जगह हम टेट्राजोलियम ब्रोमाइड भी काम में ले लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, ब्रोमाइड। अब ब्रोमाइड को काम में लेते हैं तो हम उसको टीजेड टेस्ट नहीं कहते, टेट्राजोलियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, टीजेड टेस्ट कहते हैं जनरली। अब ब्रोमाइड जहां काम में लिया जाता है, ब्रोमाइड काम में लिया जाता है तो उसे टीजेड टेस्ट नहीं कह करके, टेट्राजोलियम टेस्ट नहीं कह करके हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं
ग्रोडेक्स टेस्ट, उसे क्या कह देते हैं, जिसमें क्लोराइड की जगह क्या है, ब्रोमाइड है, तो उसे हम कह देते हैं ग्रोडेक्स टेस्ट। ये भी क्या काम आएगा, बीज जीवितता मतलब सीड वायबिलिटी को जो है, सीड वायबिलिटी टेस्ट के लिए काम में लिया जाने वाला केमिकल रहेगा। टेट्राजोलियम क्लोराइड जो विधि है ये IRI द्वारा विकसित की गई है। इस विधि में जो केमिकल काम में लिए जा रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ग्रोडेक्स मेथड ये भी क्या हो जाएगा, सीड वायबिलिटी के लिए हो जाएगा। इस पाउडर, ये जो पाउडर है टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, ये मार्केट में जो है वो ग्रोडेक्स के नाम से मिलता है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोडेक्स टेस्ट हमें इसे कहने लग गए, तो दोनों में आपस में वेरिएशन भी हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये हम काम में लेते हैं। ईथर और बेंजीन जो है वो किसको, ऑयल को घोलने के काम में आते हैं। ऑयल को घुलनशील, ऑयल किस में घुलनशील है, ईथर में, और बेंजीन कंपाउंड में घुलनशील होता है। थायोयूरिया का आपको पता ही है, थायोयूरिया जो है डोरमेंसी ब्रेक करता है। जनरली डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है, किसमें, पोटैटो में इसको यूज करते हैं डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, आलू में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया, टेट्राजोलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है बहुत ही इजी। आधार बीज के कट्टे पर चिन्हित पत्र का रंग कैसा होता है। आधार बीज का जो कट्टा होगा उस पे चिन्हित पत्र का रंग कैसा होगा, मतलब चिन्हित पत्र का मतलब द कलर ऑफ द टैग। चिन्हित पत्र का मतलब है टैग, यूज टू लेबल फाउंडेशन सीड बैग इज। तो फाउंडेशन सीड जो आधार बीज होता है, मातृ बीज जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मदर सीड। अब इनमें जो इन सीड्स में टैग इसलिए दिए जाते हैं कि इनका प्योरिटी परसेंटेज क्या है और इनका जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज क्या है। तो फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी, और उसके बाद में जो प्रोड्यूस करने वाली जो आपकी एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है उसकी डिटेल वहां पर दी जाती है, और नमी परसेंटेज उसमें दिया जाता है। तो टैग में जो है वो कई सारे उसकी वेराइटी का नाम क्या है, उसके बाद में उसका जो है फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज कितना है, जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज कितना है, ये सब मेंशन होते हैं। तो सभी अलग अलग टाइप के सीड जो है, ग्रेडिंग है, सीड का स्टैंडर्ड है, अलग अलग स्टैंडर्ड पर अलग अलग टैग दिए जाते हैं, अलग अलग प्योरिटी परसेंटेज पर अलग अलग टैग दिए जाते हैं। तो आधार बीज पर सफेद, हरा, नीला और सुनहरी पीला 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफेद, व्हाइट कलर का टैग जो है वो फाउंडेशन सीड पर लगा होता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से, जैसे न्यूक्लियस सीड है उस पे क्या होता है, टैग अवेलेबल ही नहीं होता, टैग जो है नहीं लगाया जाता, मतलब नो टैग। न्यूक्लियस सीड में, मूल केंद्रक बीज में टैग नहीं होता है। उसके बाद में बात करें हरा, तो ग्रीन कहां पर होगा, ग्रीन टैग कहां पर होता है, तो ग्रीन टैग जो होता है वो हमें देखने को मिलेगा सीड लोट, सीड लोट टैग। सीड लोट टैग कलर जो है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। सीड लोट टैग कलर ग्रीन, या फिर ग्रीन अगर हमें देखने को नहीं मिले तो वहां कैसा होगा, ऑरेंज होता है। तो कोई भी जो बैग है, सीड बैग, उस पे हमें 2 टैग देखने को मिलता है। एक तो टैग देखने को मिलेगा हमें सीड लोट टैग, और एक टैग हमें देखने को मिलता है सीड जो ग्रेड टैग है वो देखने को मिलता है। जैसे फाउंडेशन सीड हो गया, ब्रीडिंग सीड हो गया, आपका सर्टिफाइड सीड हो गया। तो ये सीड टैग होता है और एक सीड लोट टैग होता है। तो मैंने आपको बताया ऑरेंज और ग्रीन कलर का जो टैग रहता है वो सीड लोट टैग होता है। उसके बाद में हम बात करें नीला, नीला की जगह हम एज्यूरे ब्लू भी देखने को मिल सकता है। ये जो टैग होता है वो किस पे होता है, प्रमाणित बीज पर, प्रमाणित बीज का टैग है। सर्टिफाइड सीड जिसे हम कहेंगे, सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड टैग जो है वो कैसा होगा, एज्यूरे ब्लू होगा या नीला उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है सुनहरा पीला। सुनहरा पीला जो टैग होता है वो किस पे मिलता है, ब्रीडर सीड पर देखने को मिलेगा। ब्रीडर सीड पर हमें देखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा, ब्रीडर सीड पर। तो एन बी, इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट हो सकता है, एन बी, उसके बाद में ब्रीडर के बाद में आता है फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद में सर्टिफाइड। रजिस्टर्ड सीड भी होता है,
पर अभी अब रजिस्टर्ड सीड की बात नहीं कर रहे। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी क्या है, विच इज द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, तो हम क्या कह देंगे, ब्रीडर सीड। तो और ऐसे पूछ लिया जाए कि ब्रीडर सीड जो है वो किसकी प्रोजेनी है, तो न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी है। तो आपको संतति का भी पता रखना है कि कौन सी जो है किसकी संतति है। तो ये आपको कंप्लीट बता दिया है। और अगर मान लो कहीं पर अगर आपको दिखाई दे पर्पल टैग, पर्पल टैग मतलब आपको जो है बैंगनी रंग का टैग दिखाई दे, तो वो कौन सा सीड हो जाएगा, रजिस्टर्ड सीड हो जाएगा। कौन सा सीड हो जाएगा, रजिस्टर्ड सीड। उसे हम कहते हैं पंजीकृत बीज। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इनमें स्टैंडर्ड भी होते हैं। स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड सीड होता है, सेकंड ग्रेड सीड होता है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सीड जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्योरिटी पे। किस पे डिपेंड करते हैं, प्योरिटी पे डिपेंड करेंगे। प्योरिटी के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड उन्हें कहा जाता है, कि जिसमें मान लो 100% प्योरिटी है, उसे वो जो भी ग्रुप उसमें जो भी सीड उसके अंतर्गत आते हैं वो फर्स्ट ग्रेड सीड होते हैं। फिर जिनका ग्रेड एक समान हो वो सीड सारे के सारे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं, उससे थोड़ा सा कम होने वाले। तो इस प्रकार से जो है वो सीड का टैग के बारे में हमने बात की और सीड के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात की। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अधिकतम संकर ओज। देखो इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं और पूछे भी जाते हैं। अधिकतम संकर ओज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, मैक्सिमम हेटेरोसिस इज मैनिफेस्टेड बाय, किसके द्वारा जो है वो शो किया जाता है अधिकतम हेटेरोसिस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेटेरोसिस जो है वो क्या होता है। हेटेरोसिस क्या होता है, जैसे आपकी ये पेरेंट है, पेरेंट के बाद में जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है, F1 जनरेशन ये जो है वो इससे अच्छी है, किससे, पेरेंट से। तो पेरेंट की तुलना में F1 जनरेशन को अच्छा बनाना जो कहलाता है वो हेटेरोसिस, जो ब्रीडिंग है उसके थ्रू ही हम बना सकते हैं, हेटेरोसिस कहलाता है। कि प्रोजेनी का जो है वो उसका ज्यादा उसमें जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव करेक्टर जो है उसकी तुलना में ज्यादा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस कहते हैं। हेटेरोसिस जो है इसको हम सीड विगर भी कह देते हैं, सॉरी हाइब्रिड विगर भी इसे कहा जाता है, हाइब्रिड विगर। विगर मैंने अभी बोला था आपको ओज कहलाता है, हाइब्रिड विगर। तो मतलब जिस हाइब्रिड में ओज ज्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस कहते हैं। अच्छा ये टर्म जो है हेटेरोसिस टर्म जो है वो किसने दी, GH सल ने दी, सल। तो सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक के द्वारा, सल के द्वारा संकर ओज टर्म दी गई। हाइब्रिड विगर हम इससे बनाते हैं। तो हाइब्रिड विगर को जो है सबसे ज्यादा किससे प्राप्त किया जा सकता है, या सबसे ज्यादा हाइब्रिड विगर जो है वो कौन शो करेगा, कौन शो करेगा। जैसे मान लो A/B है, ये एकल संकरण है, एकल संकरण में हमारे पास F1 आ गया, तो एकल संकरण में हमारे पास प्रोजेनी आई है, ठीक है, डिफरेंट हो गए। उसके बाद में हम द्विसंकरण करवा रहे हैं, तो द्विसंकरण में फिर उन चीजों में थोड़ा सा और कम आएगा। फिर तीसरी बार भी हम कर रहे हैं, तो तीसरी बार ये वैसे ही है, मतलब पहली बार जब है हम गेहूं में कंकड़ ढूंढ रहे हैं तो सबसे ज्यादा कंकड़ हमें पहली बार में मिलेंगे, दूसरी बार और गौर से ढूंढेंगे तो और कम मिलेंगे, तीसरी बार में और गौर से ढूंढ रहे हैं और कुछ ना कुछ करके देख रहे हैं तो और कम मिल रहे हैं। तो ट्राई जो 3 वे क्रॉस है उसमें सबसे कम होगा, द्विसंकर में उससे थोड़ा ज्यादा होगा, एकल संकर संकरण में सबसे ज्यादा जो है संकर ओज जो है व्यक्त किया जाता है। तो संकर ओज सबसे ज्यादा किसके, कौन से संकरण में व्यक्त किया जाता है, सिंगल क्रॉस में सबसे ज्यादा संकर ओज मैनिफेस्ट किया जाता है। ये चीज आपको पता लग गई। संकर ओज को समझना बहुत आसान है, मतलब जो F1 जनरेशन या हाइब्रिड, जो भी हाइब्रिड वेराइटी है उसमें पेरेंट से ज्यादा जो है गुण होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस या संकर ओज या हाइब्रिड विगर उसे कहा जाता है। किसने, GH सल ने ये परिकल्पना दी सबसे पहले। तो ये जो है संकर ओज वर्ड हम एनिमल ब्रीडिंग में भी काम में ले सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में भी
काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संकर किस्में प्रथम बार निम्न में किसमें जो है किस फसल में विकसित हुई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर हमें जान लेना चाहिए कि भाई भारत में कौन सी विधि के द्वारा हुई और वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सी विधि के द्वारा हुई। तो संकर किस्में जो होती है, हाइब्रिड वेराइटीज जो होती है, वर फर्स्ट डेवलप्ड इन फॉलोइंग क्रॉप्स। ये इंडिया के केस में बात कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं ज्वार, मक्का, प्याज, अरंडी, ये सब आपको पता ही है, आपने वैसे भी बहुत अच्छे से रट्टा मार रखा होगा। मक्का में जो है 1961 में और ज्वार में 1963 में। इसमें गंगा 1, इसमें कौन सी थी? गंगा 1। ये हाइब्रिड वेराइटी थी, गंगा 1, ये हाइब्रिड वेराइटी थी। अब हम बात करते हैं कि ये मक्का जो है, मक्का में सबसे पहले एक तो होता है सिंगल क्रॉस, एक होता है डबल क्रॉस। ये सबसे ज्यादा फेमस है। तो आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का की जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है जो 1961 में जनरेट की है, मतलब मक्का के ऊपर जो है सबसे पहला एक्रेप भी जो स्टार्ट हुआ वो किस पे स्टार्ट हुआ? ऑन मेज। मक्का में ही सबसे पहला समन्वित अनुसंधान जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट हुआ 1957 में। कब स्टार्ट हुआ? 1957 में स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में 4 साल बाद में नई वेराइटी जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी इंडिया की निकाली गई वो मेज क्रॉप में गंगा 1 निकाली गई। जो कौन से प्रक्रिया के माध्यम से निकाली गई थी, कौन सी प्रोसेस उसके लिए काम में ली गई? तो डबल क्रॉस जो है, डबल क्रॉस इसके लिए मक्का की हाइब्रिड को बनाने के लिए काम में लिया गया। तो सिंगल क्रॉस सबसे पहले किसने दिया और डबल क्रॉस किसने दिया? ये क्वेश्चंस आप, इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट में करके बताओगे कि 1909 में सबसे पहले दिया या 1909 टू 1910 और 1920 में जो है वो डबल क्रॉस दिया, तो वो किसके द्वारा दिया गया? और कौन कौन सी वेराइटीज बाद में डेवलप की गई मक्का की? जैसे गंगा 1 तो मैंने आपको बताई दी, इसके अलावा कौन कौन सी वेराइटीज जो है अलग अलग क्रॉस से डेवलप की गई, इसके बारे में आपको बताना है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेज। यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेज हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि सिंगल क्रॉस को जॉनसन ने दिया है या सल्व ईस्ट ने दिया है, इनके बारे में आपको बताना है। और किस प्रकार से हाइब्रिड ऑब्टेन किया गया, इसके बारे में भी आप बताओगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो मतलब आप इस वीडियो को बिना लाइक किए नहीं रहना है, आपको बताना है कि हाँ, हमने इस वीडियो से कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर किया है और ये वीडियो हमारे लिए अच्छा रहा है और इसमें थोड़ा सा हमें डिटेल में स्टडी करने का मौका भी मिला है। देखो ये क्वेश्चन आ गया भैया। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन इसलिए भी है कि ये एओ 2025 में आ गया भैया। किस में आया? ये एओ 2025 में आया है, ऐसा का ऐसा ही उठ के आ गया। हाँ, ऑप्शन थोड़े बहुत उसने चेंज कर दिए, बाकी इससे थोड़ा इजी था, इससे थोड़ा इजी था। अब मैं आपको बता देता हूं, ये इसके लिए मैंने जो है इस पूरे क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मस्टर्ड एंड ट्राइंगल के नाम से वीडियो डाला हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। देखो ये डब्ल्यूओ का एग्जाम का PYQ है, आरपीएससी में कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी चीज है। आप साल भर मेहनत करोगे, किस तरह से मेहनत कर रहे हो, और आपको वहां जाके देखने को मिलता है कि यार मेहनत करना और नहीं करना जो है एक जैसा ही रहा, वैसा आपको फील होगा। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट सीखो। किताबें तो ठीक है, किताबें तो सभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, तब आपको जो है थोड़ी तवज्जो मिलेगी। उभय द्विगुणित ब्रेसिका जुन्सिया निम्न में से किनके संकरण द्वारा विकसित की गई? तो ब्रेसिका जुन्सिया जो है, एक और चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो क्या मिली देखने को कि ब्रेसिका जुन्सिया जो है वो उभय द्विगुणित है। उभय द्विगुणित का मतलब क्या होता है? एम्फी डिप्लॉइड। एम्फी डिप्लॉइड, एम्फी डिप्लॉइड क्या होता है? एम्फी डिप्लॉइड होता है जिसमें दो अलग अलग जीनोम जो है वो
उनको क्रॉस करवा करके डिप्लॉइड वेराइटी हमने प्राप्त की है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फी डिप्लॉइड कहते हैं। तो दो हमें दिख रहे हैं जीनोम, अलग अलग जीनोम है। तो ब्रेसिका जुन्सिया किसके द्वारा विकसित की गई, तो मैं आपको बता देता हूं, ब्रेसिका जुन्सिया जो है वो ए और बी इन दोनों जीनोम से विकसित की है। इसमें आ जाएगा ब्रेसिका निग्रा इंटू ब्रेसिका रापा को हम जो है दूसरे नाम से भी कैंपेस्ट्रिस भी लिख सकते हैं, कैंपेस्ट्रिस हो जाएगा। तो ब्रेसिका रापा और ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस जो है, ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो कहां पर देखने को मिल रहा है हमें, ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस और ब्रेसिका निग्रा, नाइग्रा का मतलब क्या है, निग्रा हमें देखने को मिल रहा है। तो ट्रायंगल जो दिया था किसने, नागाहेरू ने, किसने दिया था, नागाहेरू ने जो ट्रायंगल दिया था उसके अनुसार जो है तीन, हमारे पास तीन जो थी वो क्या थी, प्री डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज थी। उन प्री डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज से जो है वो तीन न्यू डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज बनाई गई, उसे हम क्या कहते हैं, यू ट्रायंगल भी कह देते हैं, या यू शेप क्रॉस ऑफ मस्टर्ड भी कह देते हैं, या ट्रायंगल ऑफ मस्टर्ड भी कह देते हैं, जो किसने दिया था, नागाहेरू ने दिया था। तो यहां पर पूछा गया है कि ब्रेसिका जुन्सिया को किससे प्राप्त किया गया, तो ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस और ब्रेसिका निग्रा से जो है ब्रेसिका जुन्सिया को प्राप्त किया गया है। ब्रेसिका जुन्सिया मतलब राई, उसे हम क्या कहते हैं, राई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी दौर में। आपको अगर इस वीडियो को कंप्लीट, जैसे ट्रायंगल वाला वीडियो कंप्लीट जाकर के आप देखोगे तो वहां पर आपको सारी वेराइटीज का पता लग, सारी स्पीसीज का पता लग जाएगा कि कौन सी स्पीसीज कहां से आई है, और भी कई सारी चीजें मस्टर्ड के बारे में आपको सीखने को मिलेगी जो कि कॉन्सेप्टिव होगी और आपको ज्यादा याद रहेगी, ऐसी चीजें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत किसने दिया, तो यहां पर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, जॉन मेंडल दिया हुआ है, जॉनसन दिया हुआ है और स्वामीनाथन दिया हुआ है। प्योर लाइन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, प्योर लाइन थ्योरी क्या होती है, प्योर लाइन थ्योरी क्या होती है, जो होमोजाइगस एलील होते हैं, होमोजाइगस एलील होते हैं, उन एलील्स को हाइब्रिडाइज कराने के बाद में जो हमें प्राप्त होने वाली F1 जनरेशन है उसमें सेम टू सेम गुण होंगे, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन थ्योरी कहते हैं, कि जैसे पेरेंट है वैसे के वैसे ही जो है वो आपके पास प्रोजेनी आएगी। तो उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन थ्योरी कहते हैं। अब प्योर लाइन थ्योरी जो है वो क्या है, एक ब्रीडिंग में सिलेक्शन का मेथड है। सिलेक्शन, इसके द्वारा क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन कौन सी क्रॉप में, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो सिलेक्शन किया जाता है वो प्योर लाइन सिलेक्शन किया जाता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में रिकरेंट सिलेक्शन किया जाता है, आवर्ती चयन उसमें किया जाता है। शुद्ध वंश क्रम चयन जो है वो स्वपरागित फसलों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत जो है वो जॉनसन के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, जॉनसन के द्वारा दिया गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है MPMH RHB 223, MPMH 21 and RHB 224 are the recommended hybrid। तो ये सब वेराइटीज क्या है, हाइब्रिड वेराइटीज है। अब किसकी हाइब्रिड वेराइटीज है, तो RHB मतलब राजस्थान हाइब्रिड बाजरा, आपको वैसे भी पता लग रहा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बाजरा हो जाएगा। हाइब्रिड बाजरे की जो है हाइब्रिड वेराइटीज है, संकर किस्में हैं। RHB MPMH ये वर्ड आपको जहां भी दिखाई दे मतलब वो किसकी वेराइटीज हो जाएगी, आपकी बाजरे की वेराइटीज हो जाएगी। किसकी वेराइटीज हो जाएगी, बाजरे की वेराइटीज हो जाएगी, और हाइब्रिड वेराइटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है
एक लंबे पौधे को बोने पौधे से संकरण करवाया, एक लंबे पौधे को बोने पौधे से संकरण करवाया। ध्यान देना क्वेश्चन पे। इसकी संतति में लगभग आधे पौधे तो कैसे हुए, लंबे, और आधे पौधे कैसे हुए, बोने पौधे हुए। तो लंबे और बोने पौधों के जीन प्रारूप और जीन संरचना या जीन संरचना बताइए। अ टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ प्लांट in the progeny. About one half the plant are tall and remaining one half are dwarf. Determine the genotype of the tall and dwarf plant. तो हमें क्या जीनी प्रारूप पता करना है। अब हमें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले यहां ध्यान देना पड़ेगा कि हमने किस में संकरण कराया कि हमें 50% जो है टोल और 50% जो है 50% लंबे, वो 50% जो है वो कैसे प्राप्त हुए, बोने प्राप्त हुए। तो बोने चीज का जीनी प्रारूप क्या है, टी और टी। ठीक, ये है होमो, होमोजाइगस एलील है, या और ये हैं यहां पर इसके लिए हो सकते हैं टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकते हैं। ये दोनों के दोनों किसके हैं, लंबे पौधों के जो है हमें यहाँ पर एलील दिख रहे हैं। ये लंबे पौधों के एलील है, ये बोने पौधे के एलील है स्मॉल टी। तो उसने क्या कहा है कि एक लंबे पौधे, उसने ये नहीं बताया कि कौन सा लंबा पौधा होगा, हेटेरोजाइगस होगा कि होमोजाइगस होगा, या होमो एलील होगा कि हेटेरो एलील होगा। तो एक लंबे पौधे को बोने पौधे से, तो किससे संकरण करवाएं, इन दोनों में से किससे संकरण करवाएं कि हमारे पास जो है 50-50% जो है लंबे और बोने पौधों का रेशियो आ जाए। तो हमें जो संकरण कराना पड़ेगा वो कराना पड़ेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये तो किसका प्रारूप हो गया, लंबा। ये क्या है, हेटेरोजाइगस। ये कैसा है, हेटेरो। कैसा है, हेटेरो है। अब इसको हम किससे करवा रहे हैं, शुद्ध बोने से। शुद्ध बोने से संकरण करवाने के बाद में हमारे पास जो आता है वो क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है, अच्छा वैसे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर वैसे भी आ गया कि जीनी प्रारूप, जीनी संरचना क्या होगी। तो जीनी प्रारूप क्या होगा भैया, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे हो गए, बोना पौधा हुआ ही नहीं, है ना। यहाँ है बोना और लंबा यहाँ है, तो एक ऑप्शन तो ये बनता है, एक ऑप्शन ये बनता है, इसमें भी है, और एक ऑप्शन ये, इसमें सारे के सारे बोने ही रहेंगे। क्या रहेंगे, सारे पौधे बोने होंगे इसमें। तो आधे लंबे आधे बोने आने चाहिए। तो इन दोनों केस में नहीं आएंगे, इन दोनों केस में नहीं आएंगे, और इस केस में भी जो है वो नहीं आएंगे। तो आपके पास कौन सा रहेगा, यहाँ तो खैर इसको तो हम वैसे भी नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ तो बोने पौधे से अपन जो है संकरण करवा ही नहीं रहे, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा, इसमें सारे पौधे बोने आएंगे। क्लियर। अब अपने पास बचे ये दो ऑप्शन, तो इनमें से निकालना है हमें। तो एक लंबे पौधे से संकरण करवाया तो कौन सा लंबा पौधा हो जाएगा आपका, टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। तब जाकर के जो है हमारी ये जीनी संरचना बन रही है इस प्रकार की 50-50% वाली। तो उसने ऐसा ही पूछा है कि 50 लंबे और 50 बोने हैं, वो कैसे बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल टी से स्मॉल टी का संकरण करवाना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे पास जो है इस प्रकार का जीनी प्रारूप आएगा, मतलब 1:1 हमें प्राप्त होगा। तो 1:1 किससे प्राप्त होगा, जब कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब लंबा पौधा होगा, और उसके बाद में बोना पौधा तो हो ही गया अपना स्मॉल टी, ये बोनेपन का प्रतीक है। तो राइट आंसर अपना क्या आ गया, थर्ड आ जाएगा। इसको हम एलोबरेट करके भी देख सकते हैं कि संकरण कैसे करवाया जाए। तो देखो इससे प्राप्त कैसे होगा, ये हमने यहाँ पर चेकर बोर्ड बना लिया, टी और उसके बाद में स्मॉल टी, ठीक है। तो इससे प्राप्त क्या हो रहा है हमें, जैसे इसका संकरण यहाँ करवाया तो हमें टी, उसके बाद में यहाँ भी करवाया तो यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद में इसका संकरण करवाएंगे यहाँ पर, तो इससे भी हमें क्या प्राप्त हुआ,
कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका संकरण यहाँ करवाएंगे तो इससे भी हमें क्या प्राप्त हुआ, टी और टी। तो दो फिनोटाइप हमें क्या मिल रहे हैं, लंबा, और दो ही फिनोटाइप हमें क्या मिल रहे हैं, बोने। तो दो का रेशियो आया है, तो इसे हम एक रेशियो एक कह सकते हैं, तो 50-50% हमारे पास आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अगर मान लो हम इसकी जगह पे कैपिटल टी लेते हैं और बोने पौधे से संकरण करवाते, तो हमारे पास ऐसा आता ही नहीं। एक तो ये आ रहा है, एक वापस से ये आ रहा है, उसके बाद में एक वापस से ये आ रहा है। तो सारे के सारे पौधे जो है वो लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। अगर मान लो इसमें बात करेंगे तो सारे लंबे हैं भैया, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो इसमें भी सारे के सारे लंबे पौधे होंगे। इसमें बात करेंगे तो सारे बोने प्राप्त होंगे। और इसमें जो है वो कैसा एवरेज आ रहा है, 50। ये रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है विषम युग्मजी हमने काम में लिया है। क्या काम में लिया है, विषम युग्मजी, होमो एलील। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये समझ में आ गया होगा आपके। निम्न में से कौन सी एक वृहद मृदा समूह क्षेत्रीय मृदागण के अंतर्गत आती है? Which one great soil group of the following belongs to order zonal soil? अब आपको मैं बताता हुआ चलता हूं कि सोइल जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने। एक तो जोनल, ठीक है, एक होता है इंट्राजोनल होता है, और एक होता है अजोनल सोइल। एक क्या होती है, एजोनल सोइल होती है। जोनल सोइल क्या होती है, जोनल सोइल होती है जहां पर क्लाइमेट और क्लाइमेट और दूसरी चीज है वेजिटेशन। ऐसी सोइल जो क्लाइमेट और वेजिटेशन का जो लार्ज स्केल एरिया है वहां पर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, जोनल सोइल। तो जोनल सोइल में एग्जांपल क्या आ जाएंगे आपके, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लेटेराइट सोइल और डेजर्ट सोइल। और भी कई सारी सोइल्स इसमें आ सकती है, पर मोटी मोटी आप याद रखो कि ब्लैक, रेड, लेटेराइट और डेजर्ट जो है वो किसमें आती है, जोनल में। इंट्राजोनल क्या होती है, इसमें आ जाता है होलोमोर्फिक सोइल जो होती है वो इसमें आ जाती है। कैल्सीमोर्फिक सोइल इसमें आ जाती है, कैल्सीमोर्फिक। तो कैल्सीमोर्फिक सोइल ये किसमें आ जाती है, इंट्राजोनल में आ जाती है। और इसमें एग्जांपल क्या हो जाते हैं, ये एक स्मॉल एरिया में, और ये जो है वो पेरेंट मटेरियल का इस पर सबसे ज्यादा अफेक्ट रहता है। इंट्राजोनल में आपके आ जाता है सेलाइन एल्केलाइन सोइल आ जाती है, एल्केलाइन सोइल आ जाती है, कैलकेरस सोइल आ जाती है, कैलकेरस सोइल। ये सोइल्स जो आती है वो किसमें आती है, इंट्राजोनल में। अजोनल में क्या आती है, जिसमें क्लाइमेट और वेजिटेशन का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता, वेजिटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। जोनल सोइल वो होती है जिसमें कि जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल जो होगी वो वेल डिफाइंड प्रोफाइल होगी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से डेवलप प्रोफाइल जो रहेगी। और एजोनल में जिसमें कि प्रोफाइल डेवलप ही नहीं हुई, जिसमें क्लाइमेट और वेजिटेशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एजोनल सोइल कहते हैं। इसमें आ जाती है आपकी एल्यूवियल सोइल इसके अंतर्गत आ जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक वृहद मृदा समूह क्षेत्रीय मृदागण के अंतर्गत नहीं आता है, या क्षेत्रीय मृदागण के अंतर्गत आती है। मतलब किसमें, वन ग्रेट सोइल ग्रुप ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑर्डर जोनल सोइल। तो जोनल सोइल में आपको मैंने बता ही दिया, लेटेराइट सोइल। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, लेटेराइट। जलोढ़ मृदाएं क्या है, एजोनल है, इनमें प्रोफाइल ही जनरेट नहीं हो रही। लवणीय और रिगोसोल मृदाएं क्या है, लवणीय और रिगोसोल मृदाएं जो है वो इंट्राजोनल सोइल है। कैसी है, इंट्राजोनल सोइल है। क्लियर है यहां तक आपका, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11, क्वेश्चन नंबर 11।
आकाशीय छायाचित्र मृदा सर्वेक्षण में वायुयान की ऊंचाई निम्न पर निर्भर करती है। आकाश से जो छायाचित्र ले रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, द हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एरियल फोटोग्राफ्स सोइल सर्वे, किसके लिए? सोइल सर्वे के लिए। डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड्स होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, छायाचित्र लेने का पैमाना, बिल्कुल ये चीज जरूरी है, पैमाना आपको, पिक्सल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये चीज। स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफी, उसके बाद में कैमरे का प्रकार, कैमरे के प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज जो है प्रभावी नहीं है। कैमरे की फोकस दूरी, ये चीज भी प्रभावी है। दो चीजें हमें मिल गई यहाँ पर। उसके बाद में छायाचित्र लेने का क्षेत्रफल, छायाचित्र लेने का क्षेत्रफल इसमें जो है इस सर्वेक्षण में वायुयान की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। अब आ जाता है उपरोक्त में से सही उत्तर कौन से हैं। तो हमारे पास दो सही आए हैं, दो गलत आए हैं। तो ए एंड सी जो है हमारे पास थर्ड में दिखाई दे रहे हैं। तो ए एंड सी जो है वो राइट आंसर है। सी एंड ए जो है एंड सी वो इसका राइट आंसर रहेगा। मतलब ये दो ही जो है, इन दो पे ही वायुयान की ऊंचाई निर्भर करती है। वायुयान की ऊंचाई जो है वो सर्वे करते टाइम पर, छायाचित्र लेने के पैमाने पर और दूरी पर। तो आपको याद रखना है स्केल एंड डिस्टेंस, स्केल एंड डिस्टेंस जो है, यही दो चीजें जो है, फोकल लेंथ जिसको कहते हैं, डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इस पर जो है वायुयान की ऊंचाई निर्भर करती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कणाकार महीन बालू की श्रेणी में आता है? अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी जो है वो कहां पर है भैया? रोम, इटली में है। कहां पर है? रोम, इटली में है। और इन्होंने जो है टेक्सचर को डिवाइड किया है अलग अलग। अच्छा, टेक्सचर के बारे में सबसे पहले जो बताया है, टेक्सचर के बारे में सबसे पहले बताया है अटरबर्ग ने। किसने बताया है? अटरबर्ग ने सबसे पहले बताया है। एटरबर्ग जिसको हम कहते हैं, एटरबर्ग ने सबसे पहले टेक्सचर की थ्योरी दी है। कैसे? वो जो फील मेथड है उसके मार्फत उसने सबसे पहले बताया कि कौन से पार्टिकल कैसे होते हैं, उनकी साइज कैसी होगी। तो पार्टिकल जो है वो तीन टाइप के होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये तीन टाइप के पार्टिकल होंगे। लार्ज साइज कंपैरिजन टू सैंड स्मॉल, और क्ले कंपैरिजन टू सिल्ट स्मॉल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सैंड के बारे में मैं बता देता हूं आपको। सैंड जो होता है 2 से लेकर के 0.2 mm तक होगा। कहां तक होगा? 0.02 mm तक। ये तो क्या हो जाएगा आपका? सैंड हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें सिल्ट की, तो 0.02 mm से लेकर के 0.002 mm तक जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सिल्ट हो जाएगा। और लेस देन 0.002 mm ये क्या हो जाएगी आपकी? क्ले पार्टिकल हो जाएगा। क्लियर? अब सिल्ट, सैंड को भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सैंड जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है कोर्स सैंड, मोटी बालू, एक होता है फाइन सैंड। कोर्स सैंड जो होता है 2 से लेकर के 0.2 mm, ये इसकी साइज होगी। और फाइन सैंड की जो होती है वो 0.2 से लेकर के 0.02 mm इसकी साइज रहेगी। तो यहां पर उसने पूछा है महीन बालू, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट ये है जो हमारा राइट आंसर है, ये है फाइन सैंड। क्या है ये? फाइन सैंड, मतलब महीन बालू है। उसके बाद में हम यहाँ अगर बात करेंगे तो ये जो चीज आ जाएगी वो किस में आ जाएगी? सिल्ट में आ जाएगी आपकी। किस में आ जाएगी? सिल्ट में। और उसके बाद में ये जो चीज आ जाएगी वो भी किस में आ जाएगी? सिल्ट। और लास्ट जो है वो क्या है? इसके बाद में अगर हम बात करें बाद की, तो ये कोलोइड में आ जाता है या क्ले में आ जाता है। ये वाला पार्ट 0.005 mm ये किस में आ जाएंगे? आपके क्ले के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर है। मतलब हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है? 0.2 से 0.02 mm ये फाइन सैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सही मिलान करना है।
सही मिलान करना है तो इसमें ऐसे पूछा गया है कि सोइल ऑर्डर दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ दिए है फॉर्मेटिव एलिमेंट इन द नेम ऑफ ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर का जो है वो फॉर्मेटिव एलिमेंट होता है। ये जो दिए गए हैं, ये ऑर्डर जो दिए गए हैं ये होते हैं, कितने ऑर्डर हैं? आवागामी हाउस, मतलब 12 ऑर्डर है। मतलब वर्ल्ड की सोइल को जो है वो कितने ऑर्डर में बांटा है? 12 ऑर्डर में बांटा है। ये जो ऑर्डर है वो क्या है? सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन। सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन पे के अकॉर्डिंग जो है 7वां सन्निकटन वर्गीकरण इसे कहा जाता है। सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन इसे कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग सारी जितनी भी मृदाएं हैं उनको उनके गुणों के अनुसार, उनकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनको जो है 12 वर्गों में बांटा है। अब 12 वर्गों के जो फॉर्मेटिव तत्व है वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल तरीके से ये चीज बता देता हूं कि फॉर्मेटिव ऑर्डर के क्या क्या सिंबल यहां पर दिए गए हैं। ये देखो, यहां पर नेम ऑफ द ऑर्डर है। नेम ऑफ द ऑर्डर यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। एल्फिसोल, एंटीसोल, एरिडीसोल, एंटीसोल, हिस्टोसोल, इंसेप्टिसोल, मोलिसोल, ऑक्सीसोल, स्पोडोसोल और अल्टीसोल, वर्टिसोल। ये क्या है? सारे के सारे ऑर्डर है। उसके बाद में फॉर्मेटिव एलिमेंट्स नेम ऑफ ऑर्डर। तो अल्फिसोल के लिए क्या है? एलएफ। ऐसे ही एरिडीसोल के लिए क्या है? आईडी। एंटीसोल के लिए क्या है? ईएनटी। एक बार ध्यान से देखना है। हिस्टोसोल के लिए क्या है? आईएसटी। आईएसटी हिस्टोसोल के लिए। इंसेप्टिसोल के लिए ईपीटी। इंसेप्टिसोल के लिए क्या है? ईपीटी है। एंटीसोल के लिए ईएनटी है। उसके बाद में मोलिसोल के लिए है ओएल। ऑक्सीसोल के लिए ओएक्स। स्पोडोसोल के लिए ओडी। स्पोडोसोल के लिए क्या है? ओडी है। हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं। वर्टिसोल के लिए ईआरटी। वर्टिसोल के लिए क्या है? ईआरटी। हमारे ऑप्शन में ये चार चीजें हैं, ईएनटी, ईपीटी, ओडी और ईआरटी। ये जो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मेटिव एलिमेंट है वो कैसे आया है? मीनिंगलेस सिलेबल है, मीनिंगलेस, और उसके बाद में पेडाल्फर है। पेडाल्फर है प्रोनाउंसिएशन ऑफ फॉर्मेटिव एलिमेंट। ये अलग अलग ग्रीक लैंग्वेज वगैरह के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में ये जो हमें दिया गया है ऑर्डर का फॉर्मेटिव एलिमेंट जो दिए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू मिनरल होते हैं कि उनमें कौन कौन से मिनरल पाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका नाम दिया जाता है। जैसे वुड एश से बनता है स्पोडोसोल, तो मतलब उन्होंने जो है उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेटिव एलिमेंट बना दिया है। ऐसे अलग अलग चीजें इसमें दी गई है। हमने ये देख लिया। अब हम आ जाते हैं वापस से हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में क्या है? एंटीसोल है, तो एंटीसोल के लिए क्या रहेगा? देखो, एंटीसोल के लिए ईएनटी, फर्स्ट में बी आ जाएगा। वर्टिसोल के लिए ईआरटी, सी आ जाएगा, सेकंड में सी आ जाएगा। इंसेप्टिसोल के लिए, अच्छा सॉरी, ये सही है। उसके बाद में स्पोडोसोल के लिए क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। हम मिला के देख लेते हैं, उसके बाद में इंसेप्टिसोल्स का हमें पता लग ही जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट में जो है वो क्या चीज है यहां देख लेते हैं। एंटीसोल। एंटीसोल के लिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा? एंटीसोल के लिए फर्स्ट में बी। तो फर्स्ट में बी कहां पे आ रहा है? या फिर अच्छा, इसमें उल्टा दिया हुआ है कि ए बी सी डी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ए बी सी डी दिया हुआ है, तो बी में क्या आ रहा है, ए में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ए में आ रहा है इंसेप्टिसोल, बी में आ रहा है एंटीसोल, सी में आ रहा है वर्टिसोल और डी में आ रहा है स्पोडोसोल। तो देखो, ए में क्या आ रहा है? थर्ड। बी में क्या आ रहा है? फर्स्ट। सी में क्या आ रहा है? वर्टिसोल।
और डी में क्या आ रहा है, स्पोडोसोल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको जो है वो 4 ऑर्डर के अगर आपने नाम याद कर लिए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 से आपको पता लग जाएगा। बाकी जो वीडियो में आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो उस टेबल का स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमारा जो है वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है तत्व दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं कमी के लक्षण। तो हमारे पास फोस्फोरस, तो फोस्फोरस की कमी के लक्षण क्या होते हैं, क्या प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर टॉलरेंस, इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर, डेफिशिएंसी कॉज खेरा डिजीज इन राइस। तो सबसे पहले तो भैया इसी को मिला लेते हैं, डेफिशिएंसी कॉज खेरा डिजीज। तो फोर्थ में क्या जाएगा, थर्ड। फोर्थ में थर्ड कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ में से आंसर आना है, तो जिंक वाला इसलिए मिला लिया अपन ने, कोई बात नहीं, देखेंगे सबके ही। उसके बाद में फोर्थ है प्ले वाइटल रोल इन पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो थर्ड में फोर्थ आएगा भैया, थर्ड में क्या आएगा, बोरोन पोलन की ग्रोथ के लिए असेंशियल है। तो थर्ड में क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो ये यही आ रहा है, ये तो हट ही गया, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फर्स्ट में सेकंड, तो फास्फोरस के लिए एनर्जी ट्रांसफर, पोटेशियम के लिए वाटर टॉलरेंस, बोरोन के लिए पोलन ट्यूब के लिए ग्रोथ के लिए और पोलन जर्मिनेशन के लिए, और जिंक से खेरा। तो अपना राइट आंसर क्या है, फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के संदर्भ में गलत है। Which one statement of the following in reference to soil forming process is false। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं भैया, ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सिंथेसाइज ऑफ न्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बिल्कुल सही है, ये जो है ह्यूमिफिकेशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड डिपोजिशन इन सोइल प्रोफाइल इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। कार्बनिक पदार्थों का किसमें जमना, मृदा प्रोफाइल में। दूसरा है बायोस्फीयर इज एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर। बायोस्फीयर में क्या क्या चीज आ जाती है, जितने भी जीव इस पृथ्वी पे है, जीवित जीव, और उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, बायोस्फीयर में आ जाएंगे। तो बायोस्फीयर क्या है, वो जो रिलेट है इकोसिस्टम में, आप देखते होंगे लिविंग जो है वो किससे, जो नॉन लिविंग है उनसे रिलेट रहते हैं, इसे तो हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो बायोस्फीयर तो उस चीज को, उसका दोहन करेंगे, उसमें कई सारे चेंजेस लाएंगे, तो उसके ऊपर वर्क करते हैं, जो स्टेबल फैक्टर है उनके ऊपर वर्क करते हैं। तो बायोस्फीयर भी बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है, एक्टिव फैक्टर है। एक्टिव फैक्टर और कौन कौन सा है, एक्टिव फैक्टर और कौन सा है, एक तो अच्छा ये यहाँ पे हम देख लेते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं, उससे आपको याद आ जाएगा, क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल एंड टोपोग्राफी। तो ये जो 3 फैक्टर है, टाइम को हम नेचुरल में निकाल देते हैं, बाकी रिलीफ एंड पेरेंट मटेरियल जो है वो स्टेबल फैक्टर है, मतलब वो क्या रहेंगे आपके, पैसिव। और एक्टिव फैक्टर कौन कौन से रहेंगे, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर रहेंगे, सक्रिय कारक। The podolization is fundamental soil forming process। Podolization is fundamental soil forming process, बिल्कुल soil forming process है, इसमें well developed soil profile बनती है। और ये जो पोडजोल सोइल जो होती है वो भी किस में आती है, जोनल में ही आती है। किस में आती है, जोनल में आती है। पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव सोइल फैक्टर है, तो पोडजोलाइजेशन जो है वो फंडामेंटल फैक्टर नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर ये क्या है, गलत है, ये गलत है। मतलब पोडजोलीकरण मृदा निर्माण कारक की प्राथमिक प्रक्रिया नहीं है। फंडामेंटल प्रोसेस क्या है, मैं आपको बता देता हूं, एडिशन, एडिशन के बाद में आपका आ जाएगा लोसेस, लोसेस के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आ जाता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ये क्या है, बेसिक एंड फंडामेंटल प्रोसेस है काई की, सोइल फॉर्मेशन मतलब पेडोजेनेसिस की, पेडोजेनेसिस की फंडामेंटल प्रोसेस है।
पेडोजेनेसिस, ये फंडामेंटल प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि पोरजोल सोइल जो है वो जोनल सोइल जरूर है, क्योंकि वो उसमें होरिजोन का फॉर्मेशन करती है, इसलिए ये प्रक्रिया जो है होरिजोन का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको हमने जोनल सोइल में रखा है। तो ये प्राथमिक प्रक्रिया नहीं है, प्राथमिक प्रक्रिया में ये 4 बेसिक प्रोसेस आती है। इन प्रोसेस के माध्यम से जो है उसके बाद में ये जो दूसरी प्रोसेस है ये बाद की प्रोसेस है, सेकेंडरी प्रोसेस है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोइल टेक्सचर क्लास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोइल टेक्सचर क्लास? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मृदा संरचना श्रेणी, श्रेणी की बात कर रहा है वो। श्रेणी मतलब होता है जहां सैंड, सिल्ट और क्ले का एग्रीगेशन हो जाता है। एग्रीगेशन अगर देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज या श्रेणी कहते हैं। श्रेणी के आधार पे आपने देखा होगा मृदाओं को, लोमी मृदा, बलुई मृदा, ऐसे वो सीरीज होती है। तो यहां पर दिया हुआ है सैंडी, बिल्कुल ये क्या है, श्रेणी है। लोमी सैंड, हल्की दोमट, ये भी श्रेणी है, मतलब इसमें कुछ मात्रा सिल्ट की होगी, कुछ क्ले की होगी, कुछ जो है बलुई की होगी, बालू की होगी। उसके बाद में सैंडी लोम, इसमें जो है दोमट मृदा, इसको हम कह रहे हैं बलुई दोमट मृदा। उसके बाद में आता है सैंड। तो सैंड क्या है, टेक्सचर है। क्या है, टेक्सचर। और बाकी ये 3 क्या है, टेक्सचर सीरीज है। क्या है, टेक्सचर सीरीज। तो टेक्सचर और टेक्सचर सीरीज, टेक्सचर कितने हैं, 3 है। टेक्सचर सीरीज कितनी भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, मतलब अलग अलग टेक्सचर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक रासायनिक उर्वरक है? ऑर्गेनिक क्या होता है? ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर कहेंगे। तो इनमें से कौन सा है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, CaNO3 डॉट डॉट NH4NO3। तो कहीं भी कार्बन नहीं आ रहा तो ऑर्गेनिक नहीं है भैया। DAP तो NH4 डाई अमोनियम HPO4, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें भी कहीं पर भी नहीं आ रहा आपको कार्बन। अमोनिया उसके बाद यूरिया है तो NH2CO NH2, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये यहां पर जो कार्बन दिखाई दे रहा है, मतलब एमाइड ग्रुप के जो भी उर्वरक हैं, एमाइड ग्रुप के जो भी उर्वरक होंगे, एमाइड फर्टिलाइजर जो भी है, एमाइड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो भी होते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर ऑन टर्मिनल बर्ड एंड इट ड्राइव विद टाइम। मतलब जो है कैल्शियम की कमी के लक्षण अंतिम कलिका पर प्रदर्शित होते हैं, जो समय के साथ सूख जाते हैं, पहला। दूसरा है युवा पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित होता है, युवा पत्तियों पर, मतलब न्यूज क्लोरोसिस सिम्टम्स अपीयर ऑन यंगर लीव्स। लोहा, पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित होता है, और नाइट्रोजन में पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित होता है। नाइट्रोजन के लिए बिल्कुल ये भी सही है भैया, सल्फर के लिए भी सही है। जो सल्फर जो है वो ओल्ड लीफ पर रहता है, और उसके बाद में यंगर लीफ पर अगर मान लो क्लोरोसिस आता है तो वो सल्फर से आता है। इसीलिए नाइट्रोजन का एसेसरी न्यूट्रिएंट क्या है, सल्फर है। कैल्शियम आपका जो है वो डेफिशिएंसी सिम्टम उसका टॉप पे आता ही है, एपिकल बर्ड पे आता है। अब बता है लोहा, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का सिम्टम जो है वो ओल्ड लीफ पे नहीं आ रहा है। आयरन का तो जिसमें आएगा ही नहीं। इससे जो है व्हाइट पेपरी और इंटरवेनल क्लोरोसिस इससे देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, लोहा। लोहा की कमी के लक्षण जो है वो
नई पत्तियों पर होते हैं। कहां पर होते हैं? नई पत्तियों पर प्रकट होंगे, नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन की कमी से आता है वी क्लोरोसिस। क्या आता है? वी क्लोरोसिस। फास्फोरस की डेफिशिएंसी से आता है पर्पल कलर, पर्पल कलर। उसके बाद में पोटेशियम की डेफिशिएंसी से आते हैं जो आपके एज है, किनारे, कैसे किनारे, किनारे जो है वो सूखने लग जाएंगे या जो है ब्राउन होने लग जाते हैं। एमओ, एमओ में जैसे ओ है तो गोल मृत धब्बे, राउंड डेड स्पॉट, राउंड डेड स्पॉट। उसके बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ओल्ड लीफ पर इंटरवेनल क्लोरोसिस आती है। ऐसे मैग्नीज आयरन से जो है न्यू लीफ पर इंटरवेनल क्लोरोसिस आती है। क्लियर? व्हाइट लीफ जो है वो किससे होगी? जिंक की डेफिशिएंसी से भी होगी। और आगे और भी जैसे बोरोन है, कैल्शियम है। बोरोन, कैल्शियम से हुक स्ट्रक्चर बनती है और बोरोन से जो है वो इसमें क्या कहते हैं, जो जैसे अपन पत्ती को कैसे इसी दो हाथों के बीच में अगर मसलते हैं तो वैसी दिखाई देती है ना, तो रस्सी के जैसी, बट लगी हुई रस्सी के जैसी दिखाई देगी, तो वो बोरोन की कमी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉक फास्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, सिंगल सुपर फास्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, ट्रिपल सुपर फास्फेट अम्ल में घुलनशील उर्वरक है, अमोनियम फास्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है। तो सिंगल सुपर फास्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, इसीलिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद में ट्रिपल सुपर फास्फेट टीएसपी, टीएसपी जो है वो अम्ल में घुलनशील है, ये भी बिल्कुल सही है। अमोनियम फास्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो है वो क्या ऑप्शन है? रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट क्या है? कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। और इसके साथ में जो है एक्स यहाँ पर वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तो C10 हो गया, उसके बाद में PO5 और एक्स की वैल्यू भी आ जाती है। एक्स की जगह, एक्स का मतलब यह होता है या तो फ्लोराइड या क्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड या क्लोराइड यहां पर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो फ्लोराइड मिलता है। इनके साथ क्या देखने को मिलता है? कैल्शियम फास्फेट के साथ में। और कैल्शियम फास्फेट फ्लोराइड, उसको हम कहते हैं फ्लोरो एपेटाइट। क्या कहते हैं? फ्लोरो एपेटाइट कहते हैं। जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ फ्लोराइड जुड़ा होता है उसे फ्लोरो एपेटाइट कहते हैं। तो एपेटाइट, रॉक फॉस्फेट का जो दूसरा नाम हम कह सकते हैं वो क्या है भैया? एपेटाइट है। एपेटाइट क्या होता है? एपेटाइट जो होता है नेचुरल सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन सोइल, नेचुरल सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन सोइल। ये कम घुलनशील है, फिर ये घुलनशील होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे कम कम घुलनशील है। ये उदयपुर में, झामर कोटड़ा में इसकी खुदाई मिलती है जनरली। तो ये किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट क्लोराइड के साथ या क्लोराइड के साथ हमें देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉक फॉस्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक नहीं है, अघुलनशील उर्वरक है। कैसा है? अघुलनशील। क्योंकि फास्फोरस वाले उर्वरकों को 3 श्रेणियों में बांटा है या 3 श्रेणियों में रखा है: जल में घुलनशील, सिट्रिक अम्ल में घुलनशील और अघुलनशील। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संस्तर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संस्तर नहीं है? तो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल हॉरिजोन? मिनरल हॉरिजोन कौन सा नहीं है? जैसे ये आपने प्रोफाइल बनाई, इसमें क्या होगा? O, A, E, B, C और R, ये हॉरिजोन होते हैं। इल्यूविएशन, आइल्यूविएशन, ऑर्गेनिक हॉरिजोन, मिनरल हॉरिजोन। तो ये टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजोन है, टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजोन, ठीक है। और ओ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक हॉरिजोन। तो जहां ऑर्गेनिक की बात आ गई वहां पर जो है, अब नीचे अगर लीचिंग होगा तो इनमें तो मिनरल रहेगा, पर ऐसा कौन सा है जो खनिज संस्तर नहीं है, जिसमें खनिज बिल्कुल नहीं पाया जाता, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ही होता है? तो कौन सा है? ओ संस्तर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ई मतलब होता है इल्यूविएशन, मतलब निक्षालन होता है, वाश आउट। क्या होता है? वाश आउट। और बी, बी को हम कह सकते हैं आइल्यूविएशन। आइल्यूविएशन मतलब क्या होगा? वाश इन, वाश
इन या डिपोजिशन होरिजोन इसको कहते हैं, निक्षेपण संस्तर इसे कहा जा सकता है। तो ये आपके थे क्वेश्चंस जो पुराने पेपरों से रिलेटेड थे। तो आज का सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के सेशन का अच्छा लगना आपको जो है आगे भी कई सारे क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उनके बारे में हम बताएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।